समाजवाद क्या है, समाजवाद या साम्यवाद के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, आज मैं इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। समाजवाद और साम्यवाद को यहाँ समानार्थी अर्थ में मैं प्रयोग करूंगा। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए समाजवाद या साम्यवाद की मौलिक सिद्धांत क्या है इसकी बात करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो साम्यवाद है ये मूलतः मार्क्स के दर्शन पर आधारित है और मार्क्स किसी विशेष परिस्थिति की उपज है। वह दौर कौन सा था? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, जब मार्क्स की चेतना जागृत होती है और वह मजदूरों की दीनहीन अवस्था को देख करके उसे दूर करने के बारे में सोचता है और मजदूरों को समझाने के लिए वह सिद्धांत बताता है। तो उसके जो मुख्य सिद्धांत है उसमें पहला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था और चौथा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, पांचवा है राज्यहीन या वर्गहीन समाज। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? मूल्य, हर वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य होता है। जैसे ये पेन है तो इसका भी कुछ मूल्य होगा। मार्क्स ने बताया कि यही मूल्य जो है वह समाज के विभाजन का आधार है। कैसे है? तो उसके लिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझना होगा। मार्क्स ने बताया कि हर चीज़ का जो मूल्य होता है वो दो तरह का होता है। एक तो उसका कॉस्ट वैल्यू हुआ, कॉस्ट मतलब उत्पादन में जो खर्च हुआ वो, और दूसरा उसका सेल वैल्यू मतलब जिस मूल्य पे वो मार्केट में बेचा जाता है। तो किसी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है उससे कई गुना ज़्यादा उसका सेल प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, और यही पूंजीपति के पूंजी संग्रह का आधार होता है। उदाहरण के लिए एक बकरे का चमड़ा 100 रुपये में मिल सकता है, उससे 5 जूते बनेंगे, 2-2 हज़ार के जूते बने तो 10,000 रुपये हो गए। 100 रुपये का चमड़ा और 10,000 के जूते। अगर उसमें मजदूरा की मजदूरी और कुछ मशीन जो उसके बनाने में लगे हैं उस सबको जोड़ दिया जाए और ये खर्च 1,000 रुपये आता है, तो भी 10,000 में से 1,000 माइनस कीजिए तो 9,000 रुपये होते हैं। ये 9,000 रुपये किसकी कमाई होंगे? तो पूंजीपति की कमाई होंगे। मार्क्स ने क्या बताया कि यही अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति को और शक्तिशाली बनाया जाता है और मजदूर को और निर्बल बनाया जाता है। कोई भी वस्तु अतिरिक्त मूल्य का सृजन नहीं कर सकती जब तक उसमें लेबर न लगा हो। जो चीज़ भी प्रोडक्शन होगा उसमें लेबर की आवश्यकता होगी और जो मूल्य वृद्धि होगी, जो वैल्यू एडिशन होगा, वह लेबर की स्किल पे डिपेंड करेगा। लेबर जितने परिश्रम से किसी चीज़ को उत्पादित करेगा उतना ही उसका वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। तो मार्क्स का ये कहना है कि जो 10,000 रुपये का शू है इसमें अगर 1,000 रुपये मजदूरा पे खर्च होता है या बाकी जो उपस्कर है उस पे, तो भी 9,000 रुपये जो बचते हैं ये 9,000 रुपये किसके पास जाते हैं? पूंजीपति के पास जाते हैं। और इन अतिरिक्त मूल्यों की राशि से वह पूंजीपति और भी रॉ मटेरियल्स खरीदेगा और भी वो फैक्ट्री लगाएगा और मजदूरों को उसमें नियोजित करेगा और ज़्यादा लाभ कमाएगा। इस तरह इसका जो है शक्ति संग्रह बढ़ता जाएगा और मजदूरा शक्तिहीन होता जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है और ये चीज़ चूंकि मजदूरा नहीं जानता है इसलिए वो संघर्ष नहीं करता है। जिस दिन जान जाएगा कि पूंजीपति का जो इनकम है वह वस्तु के मूल्य से उसको नहीं मिला है बल्कि मजदूरा के मजदूरी से मिला है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति वास्तव में मजदूरा की मजदूरी को बेच करके अपने लिए संपत्ति बनाता है। तो पहला अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जैसे ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मजदूर वर्ग जान जाएगा वह संघर्ष के लिए तैयार हो जाएगा और उसमें एक वर्ग की चेतना आएगी। बिना चेतना के मजदूर जो है वह क्या होता है? क्लास इन इट सेल्फ होता है, वो अपने आप में एक वर्ग होता है, बट क्लास नॉट फॉर इट सेल्फ होता है, वो अपने लिए कोई वर्ग नहीं होता है। जैसे ही उसमें चेतना आती है वह अपने लिए वर्ग बन जाता है और फिर अपने शोषक वर्ग से संघर्ष करता है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये हुआ। इसके बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया मार्क्स ने। इसके पहले इतिहास की व्याख्या कई आधारों पर की जाती थी, कुछ तो धार्मिक आधार पे भी होती थी। जैसे राजा को
ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेना और जो भी विकास हो रहा है उसको ईश्वर के द्वारा प्रायोजित मान लेना। लेकिन मार्क्स पहला व्यक्ति है जिसने इतिहास को भौतिकता के धरातल पे लाके खड़ा किया और कहा कि आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। हर दौर में वर्ग रहे हैं और उन वर्गों के बीच जो संघर्ष हुआ है वही इतिहास बना है। इसको समझने के लिए यहाँ समझते हैं, पहला जो बताया फेज, कुल 5 फेजेस हैं हिस्ट्री के। तो सबसे पहले आदिम समाज था, जब व्यक्ति जंगलों में रहता था और वहाँ संपत्ति का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोग सामूहिक रूप से शिकार करते थे और वही उनके भोजन का आश्रय होता था। तो सामूहिक रूप से शिकार करना और सामूहिक रूप से भोजन करना, ये आदिम समाजवाद था, जिसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी, सब जगह शांति थी। इसके बाद संपत्ति का सृजन होने लगा। जैसे सृजन होगा वैसे ही 2 वर्गों में समाज बटेगा, एक स्वतंत्र जन और दूसरे दास। ये दासता का युग था, दासत्व युग। अब दासत्व युग से स्वतंत्र जन और दास 2 दिखेंगे। फिर आगे विकास होगा तो सामंती युग आएगा, जिसमें जमींदार और किसान 2 अलग अलग वर्ग होंगे। और इसके बाद वर्तमान पूंजीवादी युग आएगा, जिसमें बुर्जुआ यानी पूंजीपति और सर्वहारा यानी प्रोलिटरेट, ये 2 वर्ग दिखेंगे। इतिहास की ये व्याख्या करने के बाद हम मार्क्स के विकासवादी सिद्धांत को समझते हैं। मार्क्स के विकासवादी सिद्धांत को समझने के लिए हमें हीगल के विकासवादी सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। हीगल जो है बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन बुद्धिस्ट था और रेशनल था, रेशनल थिंकर हीगल को माना गया है। उसने कहा कि इतिहास द्वंद्वात्मक संबंधों का क्रियान्वयन है। जो 2 वर्ग होते हैं हर दौर में होते हैं, उनके बीच जो संबंध होता है वो संघर्ष का होता है और उसी का जो क्रियान्वयन है वह इतिहास होता है। लेकिन इसने वैचारिक रूप से इसको माना था, भौतिक रूप से नहीं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को तो स्वीकार किया, लेकिन उसमें एक बदलाव किया। इसने यहाँ स्पिरिट को मैटर से रिप्लेस कर दिया, यानी आध्यात्मिकता को, कंसेप्ट को, विचार को हटा दिया और कहा कि विचार वैचारिक नहीं होता है। विचार जब भी होता है तो भौतिक, विकास जब भी होता है तो भौतिक होता है, विकास वैचारिक नहीं होता है। और इस संसार में जो भी विकास है वो भौतिकवादी विकास है। अब हीगल ने क्या कहा था कि 3 पक्ष होते हैं। एक होता है थेसिस, दूसरा होता है एंटीथेसिस, तीसरा होता है सिंथेसिस। थेसिस और एंटीथेसिस में जो संघर्ष होता है तो उससे सिंथेसिस का डेवलपमेंट होता है। अब आइए इसी चीज़ को मार्क्स के दृष्टि से, मार्क्स ने जो इतिहास को 5 वर्गों में बांटा उसको देख लेते हैं। तो आदिम समाज तो बताया कि वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। दासत्व युग में स्वतंत्र जन और दास। यहाँ स्वतंत्र जन क्या होगा? थेसिस होगा यानी वाद होगा, और दास क्या होगा? एंटीथेसिस होगा। इन दोनों के संघर्ष से कौन आएगा? तो जमींदार आएगा। तो जमींदार क्या हो जाएगा? सामंतवादी युग की विशेषता बन जाएगा। और ये जमींदार अब फिर थेसिस हो जाएगा, फिर से ये वाद हो जाएगा। और जैसे ही जमींदारवाद होगा किसान प्रतिवाद हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। और जमींदार और किसान में जब संघर्ष होगा तो फिर बुर्जुआ आएगा। बुर्जुआ मीन्स पूंजीपति आएगा। अब ये पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग जो है ये पूंजीवादी युग की विशेषता हो जाएगा। और यही बुर्जुआ जो है थेसिस बन जाएगा, वाद बनेगा। और इसका एंटीथेसिस सर्वहारा प्रोलिटरेट, यानी वह वर्ग जिसके पास कुछ भी ना हो, अपना सब कुछ हार चुका हो, पेट पालने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा हो, दिन रात मेहनत करना पड़ रहा हो, तो ये सर्वहारा वर्ग होगा। ये पूंजीवादी समाज की विशेषता भी थी कि पूंजीपति मजदूरों से 18-18 घंटे काम लेते थे और उनके जीवन की दशाएं बड़ी खराब थी। भरपेट भोजन नहीं मिलता था, दवा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब बुर्जुआ और सर्वहारा में संघर्ष होगा तो समाजवाद आएगा। ये मार्क्स का ऐतिहासिक विश्लेषण है। और समाजवाद और आदिम समाज दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं, लेकिन आदिम समाज जहाँ बिना प्रयत्न के हुआ था, स्वाभाविक थी, वहीं ये समाजवाद जो आएगा ये परिश्रम पूर्ण होगा। और इसमें कहा कि वर्ग संघर्ष होना ही होना है और जबरदस्त होना है, क्योंकि ये जो 2 वर्ग हम देख रहे हैं हर काल में, स्वतंत्र जन और दास, जमींदार और किसान, या बुर्जुआ और सर्वहारा,
एक लाइन में कहें तो हैव क्लास और हैव नॉट क्लास, एक वह वर्ग जिसके पास कुछ है यानी उत्पादन का साधन भरपूर है, और दूसरा वो जिसके पास कुछ नहीं है। और दूसरे अर्थों में कहें तो एक जालिम है और दूसरा मजलूम है। एक वह है जो जुल्म कर रहा है, एक वह है जिस पे जुल्म किया जा रहा है। और जो जुल्म किया जा रहा है वह जब जग जाएगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष में इस जालिम वर्ग को मारना पड़ेगा। रक्त पुण्य क्रांति होगी। मार्क्स का विकासवाद क्रांति के मार्ग से विकास की बात करता है, और सीधे सीधे कहता है कि ये जो है ब्लडलेट्स है, रक्त बीजाणु है, इनको चून चून के मारना होगा। एक भी बच जाएगा तो इनकी शांति नहीं बचेगी। जो जालिम वर्ग है, जो संपत्तिशाली वर्ग है, जिसके हाथों में संपत्ति है और जो सारा बौद्धिक प्रयत्न करके संपत्ति अपने हाथ में संचित करता है, उसको एक एक चुन चुन कर मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके समाजवाद आएगा। लेकिन समाजवाद आने के पहले जो इनका संघर्ष होगा, जिसमें बुर्जुआ समाप्त होगा, उसके बाद सर्वहारा के हाथ में सत्ता आएगी, तो सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होगा, और उस अधिनायकत्व में वह पूंजीपति वर्ग को, ब्लडलेट्स को चुन चुन कर मारेगा। और जब पूरी तरह ये पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा तब समाजवाद आएगा। मार्क्स ने यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही, ये कही कि हर अगला चरण, विकास का हर अगला चरण पिछले चरण से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पिछले चरण की अच्छाइयाँ अगले चरण में ट्रांसफर होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि समाजवाद आने के बाद फिर संघर्ष क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि यहाँ द्वंद्ववाद खत्म हो जाएगा। अब समाजवाद में कोई द्वंद्व नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो का अस्तित्व नहीं होगा। जहाँ दो होगा वहाँ न द्वंद्व होगा, यहाँ कोई द्वंद्व नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए तो मार्क्स ये कहता है कि सारे संबंध जो है उत्पादन के साधनों से निर्धारित होते हैं। उत्पादन के साधन पे जिसका अधिकार होता है वही शासन करता है, वही शासक होता है, वही शोषण करता है। और जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं वह शोषित होता है, उसका शोषण किया जाता है। सामंतवादी युग में उत्पादन निजी हाथ में होता है और वितरण भी निजी हाथ में होता है। पूंजीवादी युग में उत्पादन सामाजिक होता है लेकिन वितरण निजी होता है। सच्चाई तो यह है कि उत्पादन भी सामाजिक नहीं होता, होते हुए दिखता है। जैसे कोई पूंजीपति फैक्ट्री लगाता है या बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाता है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, सब में एक रिलेशन भी आएगा, कार्य संस्कृति भी आएगी और उनमें एक अपनापन का बोध भी होगा। लेकिन जैसे ही उत्पादन कर देंगे तो उत्पादन किसके हाथ में जाएगा? उस पूंजीपति के हाथ में जाएगा और वह अपने हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित करेगा और उसको बेचेगा। तो यहाँ उत्पादन सामाजिक क्षेत्र में दिखता है और वितरण जो है निजी हाथों में दिखता है। तो यहाँ भी द्वंद्व है। लेकिन जैसे ही समाजवाद आता है तो समाजवाद में उत्पादन सामाजिक हाथ में होता है और वितरण भी सामाजिक हाथ में होता है। यहाँ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वह समाज के नियंत्रण में होती है, समाज ही उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है। इसलिए यहाँ द्वंद्व खत्म हो जाता है। यह आदर्श स्थिति है। मार्क्स ने बताया था कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं वैसे वैसे सुपर स्ट्रक्चर भी बदलता है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी जैसी होगी वैसी सोसाइटी होगी और जैसी सोसाइटी होगी वैसा कल्चर होगा। इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं। अगर इकोनॉमी मान लीजिए मछली पालकों की है, यानी मछली के उत्पादन पे ही कोई सोसाइटी डिपेंड है, तो वहाँ की सोसाइटी में क्या होगा? मछली का उत्पादन, मछली का वितरण, मछली के उपभोग की महत्ता ज़्यादा होगी और उनकी संस्कृति यानी उनकी मान्यताएं, उनकी नैतिकताएं, उनका धर्म, उनकी लोक संस्कृति, उनकी गीत गवानी में मछली डोमिनेंट होगी, शामिल होगी। जैसे जैसे ये उत्पादन के साधन बदलते हैं वैसे वैसे पूरी संरचना बदलती है। जैसे समाजवाद या साम्यवाद क्या है? बेसिकली तो है ये एक आर्थिक संकल्पना, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पहलू इसमें शामिल हैं और सबके संबंध में मार्क्सवाद और समाजवाद अपनी बात रखता है। जैसे ही हम सामंती वर्ग की बात करते हैं जो जमींदारी पे आधारित था, तो सामंती वर्ग में राजतंत्र होता था।
वहाँ की राजनीति कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। और राजा को राजा बनाने के लिए कौन सा नियम दिया गया? तो दैवी अधिकार का सिद्धांत खूब जोर शोर से बताया जाता था कि राजा की इच्छा जिस पे होती है वही ईश्वर की इच्छा जिस पे होती है वही राजा बनता है, और राजा की आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हुआ, इसलिए कोई विरोध नहीं करे। जैसे ही पूंजी यानी उत्पादन का साधन सामंती वर्ग से पूंजीपति वर्ग के हाथ में आया, बुर्जुआ के हाथ में आया, वैसे ही राजतंत्र का स्थान कौन लेगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र लेगा। और प्रतिनिधि लोकतंत्र अब राजा के दैवीय अधिकार के बदले किस सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा? आधुनिक उदारवाद की बात करेगा, और इसके आधार पर गरीबों का शोषण होगा। ये मार्क्स की भविष्यवाणी है। मार्क्स इस संकल्पना को देता है और कहता है जो शक्ति संरचना है जिसमें कानून, पुलिस और न्याय सब शामिल है, ये सब बुर्जुआ के हित में काम करेगा। मार्क्स ने बताया कि राज्य जो है वह शक्तिशाली के हाथ का खिलौना है, और जब समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, तो राज्य की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, और वह एक आदर्श स्थिति होगी जहां सभी लोग अपनी क्षमता भर काम करेंगे और अपनी आवश्यकता भर पुरस्कार प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कोई विरोध नहीं होगा और इसके बाद किसी युग की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक की जितनी क्रांतियाँ हुई, चाहे फ्रांस की क्रांति हो और चाहे अमेरिका की क्रांति हो, वो सब अल्पसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए की गई क्रांतियाँ थी। अल्पसंख्यक मतलब हायर क्लास यानी संपत्तिशाली वर्ग, जिसकी संख्या कम होती है, वही क्रांति कराता है, वही सरकारें बनवाता है, वही सरकार बनाता है। मार्क्स ने कहा कि जो ये क्रांति होगी सर्वहारा का अधिनायकवाद लाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए, ये सही मायनों में क्रांति होगी, और ये बहुसंख्यक की क्रांति होगी, बहुसंख्यक के लिए होगी, और इस क्रांति के बाद फिर किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब कोई द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ द्वंद्व खत्म हो जाएगा और एक आदर्श समाज स्थापित होगा जहाँ हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करेगा, और यहाँ पे किसी राज्य की ज़रूरत नहीं होगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मार्क्स के और समाजवाद और साम्यवाद संबंधी सिद्धांतों की एक सामान्य समझ बनाने में इस वीडियो से मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।